तो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज़ है ना। इसमें हम लोग वो डेरिवेशंस को कवर कर रहे हैं जो डेरिवेशन हमारे यहाँ मतलब लगभग एकदम समझ लो शॉर्ट या लॉन्ग में कंटिन्यूसली रिपीट होती ही रहती है, ठीक है। तो फिलहाल कुछ बच्चों ने यहाँ डिमांड भी की थी कि हमें लेंस मेकर फॉर्मूला ऑप्टिक्स से और रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, क्योंकि बिना रिफ्रैक्शन के लेंस मेकर समझ नहीं पाओगे, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले रिफ्रैक्शन फॉर्मूले से, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे क्या, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। हमने यहाँ पर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लिख दिया है। एग्जैक्टली में इसकी जो थ्योरी वो लाइन होती है, हेडिंग होती है, वो होता है कि एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन फॉर्म या रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, क्या बोलेंगे, हाँ, यानी गोली सतहों के द्वारा अपवर्तन, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है सुन लो, होता है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। इसको इस तरीके से नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसको कहेगा आप ऐसे मत प्रूफ करो, वो कहेगा ऐसे प्रूफ करो। क्या करो, N/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R, वो इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। अब दोनों फॉर्म तो ठीक है, लेकिन हम प्रूफ इसमें करेंगे, बाद में कन्वर्ट उसमें कर देंगे, जैसा भी पूछे वहां तक रोक देना, ठीक है। तो हम स्फेरिकल सरफेस एक कंसीडर कर लेते हैं, तो कॉनकेव ले सकते हैं या कॉन्वेक्स, या तो अवतल ले लो या तो उत्तल ले लो, ठीक है। देखो इधर हम ले रहे हैं कॉनकेव सरफेस पहले, इजी तो कॉन्वेक्स वाली होती है, ठीक है। थोड़ी सी हमने कॉनकेव एक सरफेस ले ली, देखिए ये उसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कह सकते हैं। यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट O। अच्छा एक बात बताइए, इसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस सरफेस का पोल यहाँ है और इसका केंद्र लगभग मैं मान ले रहा हूँ यहाँ है। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे चलेगी, इस ऑब्जेक्ट से एक रे चली यहाँ पर, समझना। अब यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि बाहर कौन सा मीडियम है, बाहर है रेयर यानी विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 ले लिया, अंदर है टेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ले लिया। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल हमेशा स्फेरिकल सरफेसेस का बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ होता है, तो यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, टक 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 ऐसे करके, बोलो है ना। अगर ध्यान से देखो इस रे को जाना ऐसे चाहिए था, है ना, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हमने पढ़ रखा है कि जब भी कभी डेंस रेयर से डेंसर जाएंगे तो रे थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड। चलो और बेंड कर दें ताकि तुम्हें और अच्छा विजिबल हो, थोड़ा सा बेंड हो गया। लेकिन अगर इस बेंडेड रे को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें कहीं यहाँ पर इमेज मिलेगी, है ना। मैंने बहुत पास से बना दिया, कहो तो थोड़ा दूर दूर बना के और क्लियर दिखा दें। समझ में आ रहा है पक्का कि नहीं, पक्का कोई समस्या तो नहीं। अब बड़ा आई और आर को बहुत ध्यान से रखना। नॉर्मल कहाँ है, ये ब्लैक वाला इस मीडियम में, उधर भी नॉर्मल कहाँ है, ब्लैक वाला। अगर ये ब्लू वाली लाइट देखो तो ऑब्जेक्ट से जा रही है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी होगी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। पक्का थोड़ा पास पास बन गया, समझ जाना, ठीक है। ना दिख रहा हो तो जूम कर लेना। अगर ये देखो तो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ है, ये वाला कि ये वाला, नॉर्मल तो ब्लैक से बनाया ना मैंने, तो ये हो गया हमारा, ये वाला हो गया एंगल ऑफ। अगर इसको वर्टिकली अपोजिट करें तो ये रिफ्रैक्टेड रे वाली रे है ना, यही वाली तो डॉट वाली, और ये ब्लैक वाला नॉर्मल है, तो यही तो हमारा आर होगा, ये छोटा सा यही तो हमारा आर है। नहीं समझ में आया, पक्का ना बन रहा हो तो बताओ, बड़ा थोड़ा दिखा दें, समझ आए पक्का ना। अब जरा ध्यान से को, इसमें एक चीज तुम्हें और कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल, क्या चीज बोला, तो जो एंगल ऑब्जेक्ट का होता है प्रिंसिपल एक्सिस से उसे हम बोलते हैं बेटा अल्फा, ये हो गया, और ये नॉर्मल वाला हो गया गामा। बात समझ में आया, नहीं समझे। हाँ एक बात हमेशा याद रखना, एंगल आप इधर भी तो बना सकते थे प्रिंसिपल एक्सिस से, लेकिन हमेशा एंगल सरफेस की तरफ, सरफेस, अगर यही कर्वेचर इधर होता तो एंगल किधर बनता, सरफेस के साइड। बोलो समझ में आया पक्का। अब समझना, तुम्हें ये तो पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस आर होती है, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस -v क्योंकि लेफ्ट साइड है, और ऑब्जेक्ट से -u होती है। बोलो है ना पक्का, ध्यान से। अच्छा एक मजे की बात दिखाते हैं, बहुत ध्यान से रखना। अगर तुम ट्राइंगल, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं A, अगर आप ट्राइंगल OAC को पकड़ो, किसको पकड़ो, किसको पकड़ो, O A और ये C है ना, चेक करो ये वाला C है ना यहाँ पर है, ये ट्राइंगल बना है ऐसे, चेक करो
ये और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर कौन सा एंगल है, यहाँ पर कौन सा है, और ये एंगल कौन सा है, चेक करो, चेक करो ढंग से चेक करो। ओ ए सी, ओ ए और आई तो है, ये एंगल कौन सा है, ऐसा नहीं लग रहा, गामा एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ओ ए सी का, चेक करो। हाँ, तो गामा इज दी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, यानी ओ ए सी के लिए गामा बहिष्कोण हो गया। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा कुछ बच्चे हिंदी में भी देख रहे होंगे तो उनके लिए ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर सम एंगल के सम के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर है, इंटीरियर एंगल अपोजिट में कौन है, अल्फा प्लस आई। तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। हमें जो काम करना है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कभी भी आ जाए मतलब स्नेल्स लॉ लगेगा। स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो हमें आई की जरूरत पड़ेगी ना, आगे आएगी ना। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आई बताओ, गामा माइनस अल्फा। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अगर एक चीज और देखो, फिर से ध्यान से रखना, सिमिलरली अगर ट्राइंगल आई ए सी देखो, आई ए सी, क्या क्या देखे, आई ए और ये सी, तो ये एंगल कितना है आर, ये क्या है बीटा, ये क्या गामा। फिर से देखो अगर ध्यान से, तो जो गामा है वो एक्सटीरियर एंगल फिर से नहीं हो गया, किसका, गामा इज दी एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्कोण ऑफ ट्राइंगल आई ए सी। तो फिर से हम गामा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बीटा प्लस आर। तो यहां से आर की वैल्यू क्या होगी, गामा माइनस बीटा। बोलो है ना, कंफर्म, समझ में आ गया, फ्रेम में आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रहा है ना। हाँ, अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं कहूं स्नेल्स लॉ, क्या करूं, बाई स्नेल्स लॉ। हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जिस एंगल का, जिस मीडियम का आप एंगल पकड़ो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन कह देते हैं, ये पढ़ लेते हैं, या हम लोग कभी कभी ऐसे पढ़ लेते हैं n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से रे यहाँ जा रही है तो स्नेल्स लॉ ऐसे लगा। तो चलो तुमने बचपन में जो पढ़ा वही वाला पढ़ा देना है। क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू में n होता है, और n होता क्या है पता है, n2 अपॉन n1, ये बात याद रखो, है ना। हाँ, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करा लूं, किसको किसको, देखो जरा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू में n2 बाई n1। ये एंगल वो बड़े बड़े दिख रहे हैं क्या आपको, आई आर ये सब बड़े एंगल है, छोटे हैं, अल्फा बीटा ये सब बड़े बड़े एंगल है कि छोटे छोटे एंगल है, छोटे छोटे एंगल है, यानी एंगल्स आर स्मॉल यानी वेरी स्मॉल। तो स्मॉल एंगल के लिए एक बात याद रखना कि साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है। तो साइन आई किसके बराबर होगा, आई के, साइन आर आर के। यहाँ होगा n2 बाई आई की वैल्यू कितनी हो गई, गामा माइनस अल्फा, ये हो गई n2 बाई n1। बोलो है ना, कोई फिजिक्स नहीं, सब मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई प्योर मैथमेटिक्स। क्या हो जाएगा बताओ, n1 गामा माइनस अल्फा, n2 गामा माइनस बीटा। बोलो समझ में आया, पक्का। अब जरा मल्टीप्लाई कर लें, n1 गामा, n2 गामा, n2 बीटा। अब तुम्हें n2 माइनस n1 क्योंकि वहां दिख रहा है तो तुम्हें n2 माइनस n1 के टर्म में सारी चीजें बनानी है। तो n2 गामा यहाँ है ऑलरेडी, है कि नहीं है, n2 गामा है, इधर से ले आओ, इधर से n1 गामा माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला इधर ले आओ, तो n2 बीटा माइनस, देखो n2 माइनस n1 के टर्म में बन गया, नहीं बन गया। बोलो समझ में आया, ये फ्रेम में आ रहा है इतना, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब मेरी पास समस्या, अगर मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, गामा कॉमन हो रहा ना, n2 माइनस n1, इससे नीचे नहीं लिखेंगे नहीं तो आप लोग के फ्रेम से बाहर हो जाएगा मामला। ये इसको एक क्वेश्चन नंबर मैंने मान लिया 3। अब मेरे पास सारी की सारी डिपेंडेंसी बची अल्फा बीटा और गामा में, क्योंकि डेरिवेशन में कहीं अल्फा बीटा गामा प्रूव में नहीं आएगा। तो इस अल्फा बीटा गामा को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। तो अल्फा बीटा गामा कहाँ दिख रहे हैं, ये। अगर मैं इसको एक ट्राइंगल का पार्ट मान लूँ, कैसा मान लूँ, ट्राइंगल का पार्ट, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, किस हाइट का, मान लो लेट अस सपोज h हाइट का। तो हम लिखेंगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सेस, क्या, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल की स्पेलिंग AL, प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ हाइट एंड AM की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, h मान ली। कोई दिक्कत समस्या, अगर
मान लिया है तो जरा एक चीज देखो बहुत ध्यान से, इंट, और ये भी मानो साथ साथ ये भी कि m और p वेरी क्लोज हैं। क्या बोला? हाँ, m तक जाना मतलब आप और आप बहुत क्लोज बैठे हो, अगर मान लो तो मैं आप तक आऊँ एक के पास तो ऑटोमेटिक मैं दूसरे के पास आ गया हूँ। मैं अगर o से m तक की डिस्टेंस देखना चाहता हूँ तो वही होगी जो o से p तक की होगी, समझे? तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इन ट्राइंगल o a m, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल o m ढूंढिए, मिल गया ना? ट्राइंगल ओ एम में क्या क्या पता है? परपेंडिकुलर और बेस, इसे बोलते हैं लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan। तो छोटे एंगल के लिए जो अल्फा होता है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, और tan अल्फा क्या होगा? am अपॉन om, और om किसके बराबर है? om अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है? op। om पूरा om तक जाना यानी o से m तक जाना यानी o से p तक जाना, ये बताया नहीं बताया? अब एक चीज और सुनो, कहाँ मैं अप्रोक्सीमेट लगा रहा हूँ, कहाँ इक्वल लगा रहा हूँ? जहाँ पर मैंने कहा कि ये इसके इक्वल अप्रोक्सीमेटली स्मॉल एंगल के लिए होता है ना, यहाँ पर tan अल्फा का फॉर्मूला ही यही है। तो यहाँ पर देखो OM को OP के अप्रोक्सीमेशन में किया। अब मैं AM की वैल्यू क्या है? h, OP की वैल्यू, कोई समस्या दिख रहा है? क्लियर एकदम? छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि जगह थोड़ी कम है। इन ट्राइंगल IAM को पकड़ो जरा, चेक करो। IAM मुझे पता यही आना, तुम लोग चेक कर लो। IAM परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना इस बार? -v। तो चाहो तो डायरेक्ट कर लो, चाहो तो एक एक स्टेप IM करो, फिर अप्रोक्सीमेट ले जाके उसको IP करो, फिर इसको H लिखो, इसको -v लिखो, बोलो है ना? फिर इन ट्राइंगल CAM पकड़ो, चेक करो। तो गामा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू tan गामा इज इक्वल टू AM अपॉन C से M तक जाओ, या फिर अप्रोक्सीमेट करके CP जाओ, AM की वैल्यू H है, CP की वैल्यू। अब इन तीन वैल्यूज को अल्फा बीटा गामा को यहाँ पुटअप कर दो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3 में हम रख देंगे, इन इक्वेशन 3। तो क्या बनेगा बताओ? थोड़ा सा इधर से करके लिखते हैं, ठीक है? तो n2 बीटा की जगह h अपॉन -v, माइनस n1 अल्फा की जगह h अपॉन -u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 गामा की जगह h अपॉन -r। बहुत ध्यान से रखना, क्या सब में h है? कैंसिल हो जाएगा, इधर से h कॉमन होगा, इधर से कॉमन होगा, कैंसिल। सब में माइनस है तो माइनस डिवाइड बाई -h कर दें, वही कॉमन लेके काटना होगा, डिवाइड बाई -h ऑन बोथ साइड्स, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ भी कॉमन होकर कटता नहीं है, डिवाइड होता है। 4 ही ऑपरेटर चलते हैं पूरे मैथमेटिक्स में। तो यहाँ से -h हटेगा, क्या बचेगा? n2/v। यहाँ से -h हट जाएगा तो n1/u। ये प्लस तो नहीं हो जाएगा? नहीं, वो तो मैंने -h हटा ही दिया, वो तो अपना हट ही गया, ठीक है? यहाँ पर n2 माइनस n1 माइनस h हट गया, अपॉन में r। क्या यही प्रूफ करना था? चेक करो। लेकिन हमें दूसरा फॉर्म भी प्रूफ करना है, तो उसके लिए यहाँ देखो जरा, इस स्टेप को देखो, हमने क्या लिखा है? n2/n1 n के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड कर दूँ? डिवाइड बाई n1 ऑन, बहुत ध्यान रखना, एक तो आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको n1 से डिवाइड करूँ तो ये क्या बनेगा? n2/n1 अपॉन में v, है ना? नहीं बनेगा? ये क्या बनेगा? n1 अपॉन n1 अपॉन में u। ये बनेगा n2/n1 माइनस n1/n1 अपॉन में r। और n2/n1 होता क्या है? n2/n1 होता क्या है? तो ये क्या बन गया? ये बन गया v, ये बना, कट गया n1 से n1, 1 अपॉन u। ये क्या बना? n2/n1 n1 से n1 कट गया 1। बोलो हाँ है ना? बना कि नहीं? मेरा फ्रेम में आ रही है पक्का? तो इस तरीके से ये वाली डेरिवेशन हो गई कंप्लीट। मैं दूसरी डेरिवेशन कराऊंगा नहीं, कॉन्वेक्स वाली क्या कर दूंगा, इसी में तुम्हें चेंज करके सब दिखाता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ पर वेरिएशन चेंज होगी लगे हाथ वही बता दूंगा, ठीक है? फिलहाल आप इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो।
इस तरीके से कॉनकेव वाली हो गई। अगर मान लो इन केस आपके पेपर में कॉन्वेक्स वाली आ जाती है तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ केवल आपको चेंजमेंट करनी, बाकी पूरी डेरिवेशन एज इट इज सेम टू सेम रहेगी। फॉर्मूला यही प्रूव होगा, इसमें कोई छेड़छाड़ या बदलाव नहीं होगा। कि मत सोचना कि वहाँ प्लस आ जाएगा कॉन्वेक्स, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल यही रहने वाला है। क्या करना है, कॉन्वेक्स में एक उत्तल दर्पण, उत्तल सतह लेनी है ऐसे करके, लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि इसमें किधर घूम रहे हैं हम, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर मिलेगा, इस बार इधर मिलेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है हमने, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑब्जेक्ट हमने ये रखी है। फिर ऑब्जेक्ट से रे चलाओ, जरा रे चलाओ, ये रे चली। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, नॉर्मल एज इट इज। फिर से बाहर क्या है, n1, अंदर क्या है n2, और फिर से n2 डेंसर है तो n2 इज ग्रेटर देन n1। ये भी डेंसर का दिखाने का तरीका, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर, यानी कि वो सघन है, बहुत घनापन। देखो ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या खींचना है, नॉर्मल। इस नॉर्मल का नाम कुछ रख दो CN, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ध्यान से देखना। अगर ये लाइट है, जानी इसको ऐसे चाहिए थी ना, लेकिन जब डेंसर से रेयर से डेंसर जाती है, विरल से सघन में जाएगी तो थोड़ा सा दब जाएगी। कौन सा नॉर्मल, ये वाला कि ये वाला? हाँ, जो इसका नॉर्मल, ये तो एयर में बन रहा है ना, इसके नॉर्मल की तरफ इतना मत मोड़ देना, हल्का सा मोड़ेगी, हल्का सा, बोलो। और फिर भी बहुत ज़्यादा मोड़ दिया मैंने, हल्का सा, बोलो, है ना। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो कहीं आके ये यहाँ पर इमेज बनाएगी। अब फिर से मुझे अल्फा बीटा गामा चाहिए, तो अल्फा ऑब्जेक्ट का, बीटा इमेज का, गामा इधर बनाए कि इधर बनाए, गामा इधर की इधर, हमेशा पोल की तरफ, ठीक है, बोलो, है ना। जैसे अब आई और आर करते हैं। आई क्या होता है, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, यानी आपतित किरण और अभिलंब, यानी इंसिडेंट रे कौन है, नॉर्मल इसका कौन सा है, बाहर वाले का, ये है ना। तो ये पूरा एंगल कितना हुआ, ये पूरा आई हुआ। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ है, ये है अपवर्तित किरण, और इसका नॉर्मल कौन है, ये ब्लैक वाला। तो ये एंगल कितना हुआ, आर हुआ। अब सोच के देखो, सोच के, ये पूरी रे ऐसी है, ये पूरी ऐसी है, क्या ये आर है तो वर्टिकली अपोजिट से ये आर नहीं होगा, हाँ है ना। कोई समस्या, समझ में आ गया ना। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इसको मैंने क्या नाम दिया था पिछले डेरिवेशन में, ए। तो ट्रायंगल OAC को पकड़ो, ट्रायंगल OAC, ये लाइन बढ़ गई ना, ये एंगल कितना जा रहा, OA से, ए से कितना बना रही है ये वाली लाइन, आई बना रही है। ये एंगल कितना है, ये तो आई एक्सटीरियर हो गया ना यहाँ पर, बस यही चेंजमेंट है। आई एक्सटीरियर हो गया तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, गामा प्लस अल्फा। आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, गामा प्लस अल्फा। यहाँ प्लस आ गया, बस कहाँ आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, ये वाला स्टेप नहीं हुआ। यहाँ पर कौन एक्सटीरियर एंगल है, एंगल आई इज दी एक्सटीरियर एंगल, बात समझे नहीं है। अब दूसरा वाला अगर ध्यान से देखो तो IAC, ये गामा, ये बीटा है, और यहाँ IAC से कौन बन रहा है, IAC, ये आई वाली लाइन है ना, हाँ, तो R बन रहा है, तो यहाँ R है, तो R इज दी एक्सटीरियर एंगल होगी यहाँ पर, नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन बनेगी, R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। कोई समस्या, बस यही दो काम थे, सीधे सीधे आई और आर निकला, वहाँ तो ट्रांसफर करना पड़ा था मैं, यहाँ सीधे सीधे वैल्यू निकली। जब सारी वैल्यूज यहाँ पर टप करोगे तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है तुमको, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। फिर उसके बाद क्या करोगे, N2 गामा है, ये जब N1 गामा इधर आया है ना, ये N1 गामा इधर आया, तो N2 गामा माइनस, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, सही है ना। तो N2 गामा माइनस N1 गामा ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंजमेंट होगा। बोलो क्या, यहाँ ऑलरेडी पहले से क्या लिखा हुआ है, N1 बीटा, तो ये उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, N1 अल्फा माइनस N2 बीटा, बोलो है ना। ये इक्वेशन बन के तैयार होगी यहाँ पर, बस ये चेंजमेंट होगा, क्या, N1 अल्फा माइनस N2 बीटा, बोलो है ना। फिर अल्फा बीटा सबका ऐसे ही निकलेगा, बस हाँ, यहाँ पर एक माइनस यहाँ चेंज हुआ, एक माइनस यहाँ चेंज होगा, तो माइनस माइनस फिर से वही इक्वेशन आने लगेगी। यानी क्या चेंजमेंट होगा, सुनो, इतनी चेंजमेंट समझ में आई, इक्वेशन 3 तक समझ में आया। अल्फा बीटा गामा कैसे निकालोगे, इसके लिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, H हाइट, बिल्कुल सब वही। तो ये वाली माइनस यू बिल्कुल वैसे ही, ये वाली माइनस वी बिल्कुल वैसे ही, लेकिन बस ये वाली प्लस आर, मतलब कहाँ चेंजमेंट, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, लेकिन ये वाला प्लस आर हो जाएगा, CP, C से P तक प्लस आर हो, सब कुछ ऐसे चलेगा, बस यहाँ पर प्लस आर चलेगा, बस यहाँ पर थोड़ा वैल्यू बदलेगी। बोलो क्यों, देखो यहाँ N1 है, यहाँ N2 है, यहाँ पर माइनस यू और यहाँ पर
माइनस वी। चेक करो, बोलो समझा? जब सॉल्व करोगे इसको माइनस एच से डिवाइड करना इस बार जरूरी है कि नहीं? इस बार माइनस एच से नहीं, इस बार केवल एच से डिवाइड करेंगे। देखना ध्यान से, हम कर रहे हैं केवल एच से डिवाइड करेंगे। यहाँ का एच गायब, यहाँ का गायब, यहाँ का गायब। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस, तो क्या बना? N2/V पहले लिख दिया, ये माइनस का N1/U, ये बचा N2 - N1/R। नहीं समझ आया? फिर पूरा भाई, इस डेरिवेशन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, बस डायग्राम और एक्सटीरियर एंगल मेंशन करना आना चाहिए। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे खुद से डायग्राम बना के, अपने आप सबको आ जाएगा। अब ये रिफ्लेक्शन फॉर्मूला पढ़ने के बाद हमारे पास आएगी लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है पहले सुन लो, क्या लाना है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/f = n - 1, 1/r1 - अच्छा एक बात ध्यान से रखिए, इसमें केवल n लिखा है, n1 n2 नहीं लिखा है, यानी हमें जो अभी रिफ्लेक्शन फॉर्मूला पीछे हमने पढ़ा उसका इस्तेमाल करके ही होगा। तो फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म? सेकंड फॉर्म। क्या था सेकंड फॉर्म? याद करो, सेकंड फॉर्म था n/v - 1/u = n - 1/r। यही था। अब मैं तुमको एक बात बताऊं, यहाँ पर क्या था? n2, यहाँ पर क्या था? यानी ये फर्स्ट मीडियम का है, और ये यानी जो v के साथ है वो सेकंड मीडियम का है, और जो u के साथ है वो किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, फर्स्ट मीडियम n1 था ना, n1 का n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 के रिस्पेक्ट में क्या आया था? n, और n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? तभी तो यहाँ 1 लिखा है। नहीं है, अब यहाँ हम फर्स्ट मीडियम एयर मान लेंगे, तो एयर का एयर के रिस्पेक्ट में 1, और एयर ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो माना है आपने, तो हम इसको डायग्राम बुक्स में बेटा बड़ा इजी बना देते हैं, लेकिन उसकी डेरिवेशन डिफिकल्ट कर देते हैं। तो हम तुमको डायग्राम अप्रोप्रिएट जो होता है वो बनाए, जिसकी वजह से तुम्हारी डेरिवेशन क्या हो जाए? ईजी हो जाएगी। तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना सब लोग। वो कंसिडरेशन वाली लैंग्वेज लिख लोगे ना, लेट अस कंसीडर अ लेंस, माना कि एक लेंस L है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। ठीक है, वो सब अपने हिसाब से लिख लेना। तो यहाँ पर मैंने एक बनाया, क्या? बहुत ध्यान देखिए, ये आया कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझा? अगर ये पहला पोल है, मतलब पहली सरफेस, और ये दूसरी सरफेस, देखिए इधर ध्यान से, इसकी थिकनेस मैंने क्या मान ली? अब एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा प्रूफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वो कहेगा प्रूफ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ थिन लेंस। तो ये इसके लिए रिफ्रैक्शन है, वो सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन था। अब इसमें देखो तो दो सरफेस हैं कि नहीं स्फेरिकल? देखो एक ही है स्फेरिकल सरफेस, गोली पृष्ठ, और एक ही है, और ये टी थिकनेस है, यानी थिन लेंस बोल रहा है, तो थिकनेस हमको कितनी माननी पड़ेगी? नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी बाद में। हम ऐसा मानते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या? ओ। अच्छा, ये सरफेस अगर घूमी है तो इसका सर्कल इधर बनेगा ना? अगर इसका सर्कल इधर बनेगा तो इधर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर किसकी मिलेगी? C2 की। और अगर ये वाला घूमेगा तो यहाँ पर मिलेगा हमको C1। नहीं समझ में आया? पक्का? हम ऐसा मान रहे हैं हमारे पास सेकंड सरफेस, हमारे पास सेकंड सरफेस है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या है? फर्स्ट सरफेस है। हमें ऐसा मान के चलना है। तो ऐसा मानो कि यहाँ से रे चली और रे जाके टकराई फर्स्ट सरफेस पे, तो हमें यहाँ चाहिए एक नॉर्मल। क्या चाहिए? किसका नॉर्मल? फर्स्ट सरफेस का। फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? ये वाला है ना। तो यहाँ से हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। बोलो, है ना? ध्यान से देखो, तो ये रे को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 लेट किया है, और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n, और बाहर का फिर से 1 लेट किया। वही n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू n है, फिर n1 की वैल्यू 1 है। वही बात, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है? n2/n1। क्या? तो यहाँ का क्या आएगा? n2/n1। क्या आएगा? यानी n आ गया, n2 कौन है? 1, तो n आ गया। अब जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो n2/n1 करो तो 1/n होगा ना। जब यहाँ से यहाँ गए तो फाइनल अपॉन इनिशियल कितना होगा? n/1। और जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1/n हो जाएगा। ये तुम्हें अपने मन में बैठा के चलना पड़ेगा। समझो, देखो जल्दी देखो, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी? ये लाइट थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। अब जब बेंड हो जाएगी, ये कर्व कर देगी, तो ये लाइट अगर सेकंड सरफेस हमने मानी नहीं है, तो ये जाके कहाँ कट करेगी? ये कहाँ कट करेगी? मान लो डायग्राम थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगी।
यहाँ बनाएगी ये, लेकिन ये हमारी फाइनल इमेज, तो इसको मैं आई डैश मान लो। क्यों फाइनल इमेज नहीं है बताओ? क्योंकि मैंने माना है सेकंड सरफेस नहीं है, लेकिन क्या ऐसा है? सेकंड सरफेस तो है। अगर सेकंड सरफेस है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, अगर सेकंड सरफेस है तो ये सेकंड सरफेस के सामने बन गई, और जो चीज सरफेस के सामने आ जाती है वो ऑब्जेक्ट होती है। जैसे इसकी सरफेस के सामने ओ है तो ओ ऑब्जेक्ट है, इसकी सरफेस के सामने आई डैश है तो आई डैश ऑब्जेक्ट है। ये आई डैश इसके लिए किसके तरीके बिहेव करेगी? ये आई डैश है इमेज किसकी? इमेज ऑफ ओ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऑफ कह सकते हो, या इमेज फॉर, समझो मेरी बात को, ये इमेज फॉर किसकी है? P1 की इमेज है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट फॉर P2, ये P2 की ऑब्जेक्ट है भाई साहब। अब जब ये P2 की ऑब्जेक्ट है तो ये वाला भी क्या कराएगा? रिफ्रैक्शन। तो लाइट रिवर्सिबिलिटी हम इधर से ना लेके इधर से ले रहे हैं। जब यहाँ पहुंची होगी लाइट, सुन लो सभी लोग, तो इसको फिर से रिफ्रैक्शन चाहिए, क्योंकि फिर से डेंसर से रेयर आ रहा है, तो इसको नॉर्मल चाहिए सेकंड सरफेस का। तो सेकंड सरफेस का नॉर्मल कहाँ से खींचेगा? है ना, C2 से खींचेगा। तो C2 से हमने नॉर्मल ब्लैक से बनाते हैं, C2 से हमने नॉर्मल बना दिया। अब जरा सोच के देखना अपने बुद्धि लगा के, लाइट कहाँ से आ रही? डेंसर से। तो लाइट नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर? नॉर्मल से दूर। इस नॉर्मल से और दूर जाना चाहेगी, तो और दूर जाके कहाँ गिरेगी? ये यहाँ गिरेगी। तो ये फाइनल इमेज हमारी आई है। अब थोड़ा सा देखना, अब तुम लोग समझना। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है? यू होती है। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं, बोलो क्यों? क्योंकि हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हम प्लस माइनस ले चुके हैं, तो अब इसमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो माइनस में फिर से माइनस डालोगे। देखो बेटा एक चीज सुन लो, अगर कोई फॉर्मूला किसी प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मूले से प्रूव हो रहा है तो हमें फिर से साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, बस ये याद रखो, ठीक है। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला तो किसी फॉर्मूले से नहीं यूज हो रहा ना जिसमें हमने साइन कन्वेंशन, वो तो स्नेल्स लॉ से बना था। स्नेल्स लॉ में कौन सा साइन कन्वेंशन हमने यूज किया था? नहीं हुआ था, तो हम साइन कन्वेंशन यूज किए थे, लेकिन इसको बनाने के लिए साइन कन्वेंशन यूज हो चुका है, तो अब यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। देखो अच्छा ध्यान से बताना, ये कौन है? ऑब्जेक्ट है किसकी? किसकी? इसकी। लेकिन ये तो इमेज भी है ना किसकी? तो यहाँ से इमेज, इस इमेज तक की डिस्टेंस क्या होगी? V डैश हो जाएगी, क्योंकि हम डैश मान रहे हैं। और ये किसकी इमेज है? P2 की। तो P2 की इमेज कितनी हो गई बताओ? P2 की इमेज हम मान ले रहे हैं V है। अच्छा ये बताओ P2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? P2 के लिए ऑब्जेक्ट है I डैश। I डैश है ना, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ जरा P2 की। P2 का ऑब्जेक्ट तो यही है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कोई बता पाएगा? देखो मैं बताता हूँ, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? पूरा P1 से है ना, P1 से I डैश तक की डिस्टेंस क्या है? V डैश, और P2 से निकालनी है तो इतना हटा दो, तो कितना हो जाएगा ये? V डैश माइनस T। बोलो समझ में आया? नहीं आया? अब हम करने जा रहे हैं किसके लिए? फॉर सरफेस। पहले किसके लिए करें? फॉर सरफेस P1। P1 के लिए हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता क्या है जरा बताओ? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, N/V माइनस N-1/R। बोलो समझ में आया? कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से रखना। मैं कह रहा हूँ N/V, N कहाँ का लेते हैं? जहाँ पर पहुँचे हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। जब फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो N की जगह कौन होगा? N/1। कितना आएगा? N/, इसका इमेज कौन है? फर्स्ट सरफेस का इमेज कौन है? यही है ना फर्स्ट सरफेस का इमेज, V डैश। नहीं समझाया? -1/U कौन है इसका? सर U ही है, इक्वल टू में N-1 ऐसे ही रहना है। R कौन है? सर R1 है। नहीं समझाया? नो साइन कन्वेंशन, फिर से मैं कह रहा हूँ नो साइन कन्वेंशन। इक्वेशन नंबर बोलो समझ में आया? पक्का? अब किसके लिए कर दें? फॉर सरफेस P2। P2 के लिए हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से यहाँ, तो N कितना होगा? 1/N। 1/N। अभी छोड़ दो माइनस, यहाँ हम कहाँ से यहाँ क्या लेंगे? 1, ऐसे ही रहना है ना, समझना। पहले हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रखनी है, किसकी? P2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? P2 के लिए ऑब्जेक्ट I डैश है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? V डैश माइनस T। P2 के लिए इमेज कौन है? I, तो P2 से इमेज तक की डिस्टेंस क्या है? V, तो इमेज को इमेज की जगह लिख दिया। नहीं समझ आया? इक्वल टू में N की जगह कितना? 1/N, मतलब जो चीज़ यहाँ लिखी होती वही लिख दिया करो। 1 - R2 होगा, क्योंकि इसका कर्वेचर हमारा क्या है? इसका कर्वेचर P2 होगा, P2 का R2 हो जाएगा।
इतनी बस समझ, ये इक्वेशन ही टफ है बस, समझ आया। अब बताओ क्या ये इक्वेशन तुम्हें अच्छी लग रही है इसे देखने में 1/1 करके। अगर मुझे इस n को हटाना है तो दो तरीके हैं, अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं n से मल्टीप्लाई तो n कट जाएगा, है ना। तो क्या कर दें, दिख रहा है फ्रेम में, मल्टीप्लाई बाई n ऑन बोथ साइड। देखना क्या बना, अगर जैसे मैंने n से मल्टीप्लाई करा तो क्या बनेगा बताओ, n का n से मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, n का 1 से मल्टीप्लाई होके v डैश माइनस t इज इक्वल टू n का n से मल्टीप्लाई 1 माइनस n अपॉन r2। भाई n का इससे मल्टीप्लाई इससे भी तो करोगे, तो समझ में आया। अब समझ बताओ, इतने में कोई डाउट है, इतने में कोई डाउट है, पक्का, कोई रॉकेट साइंस, कोई समस्या। अब जरा एक मजे बात देखो, जो भी प्रूफ हम करते हैं लाते हैं उसमें कोई भी इमेजिनरी चीज़, और यहाँ इमेजिनरी चीज़ एक है क्या, इस v डैश को हटाना है मुझे, क्या करना है, इस v डैश को। लेकिन उससे पहले हमें इसको थिन लेंस के लिए करना है ना। तो अगर एक बात बताओ, फॉर थिन लेंस, थिन लेंस के लिए थिकनेस कुछ होगी, तो t क्या होगा, नेग्लेक्टेड। जरा नेग्लेक्ट करो, बताओ क्या आया, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें इमेजिनरी टर्म्स को हटाने हैं, यहाँ से v डैश और यहाँ से v डैश हटाना है। कैसे हटा सकते हैं, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये निपट जाएंगे। तो क्या कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो पहले इसका LHS लिख ले रहा हूँ, n बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू, फिर इसका LHS लिख ले रहा हूँ 1 बाई वी माइनस, पहले इसका RHS लिख ले रहा हूँ, फिर इसका RHS लिख ले रहा हूँ, बोलो है ना, पक्का। अब जरा एक चीज़ और सुनो, ध्यान से देखना, जैसे ये तो ये कैंसिल, तो प्लस का पहले लिख लूँ, माइनस का बाद में लिख दूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। प्लस का पहले लिख ले रहा हूँ, माइनस का बाद में। जरा इधर से ध्यान से रखना, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, खुद ही बताओगे, अगर माइनस कॉमन ले लूँ क्या ये n माइनस 1 नहीं हो जाएगा, a माइनस बी से माइनस कॉमन लोगे b माइनस ए हो जाता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये क्या बन गया, देखो इक्वेशन नंबर 4 क्यों 3, LHS आ गया ना पूरा पूरा। और ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ, लेकिन ऐसे नहीं करना बाबू, है ना, वो भी लगे आते हम यहाँ प्रूफ करा दे रहे तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट को हम और पीछे रखते तो ये इमेज और पास बनती, और पीछे रखते और पीछे रखते रखते ये इमेज पैरेलल ना आने लगती लाइट, और पैरेलल लाइट कहाँ कटती है, फोकस पे। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते, इन्फिनिटी पर, तो लाइट कैसी आती, पैरेलल आती, तब उसका इमेज कहाँ बनता, फोकस पर। यानी इमेज तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हो जाती। अगर इन दोनों वैल्यूज को यहाँ डालो, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी n माइनस 1 अपॉन, नहीं समझ में आया, तो ये क्या होगा, जीरो टेंड कर गया, तो 1 अपॉन एफ कितना हो गया, n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज योर, ये क्या है तुम्हारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेकिन एक बात मजे की बताएं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लूँ इसको, जरा इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखो, बाई इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों के RHS बराबर हैं क्या, तो LHS भी इक्वल होने चाहिए। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज कॉल्ड गॉस फॉर्मूला ऑफ लेंस। क्या, गॉस फॉर्मूला फॉर लेंस। नहीं समझ में आया, तो ये आपका बहुत ही खूबसूरती के साथ लेंस मेकर्स भी कंप्लीट हो गया। देख लीजिए जल्दी से फटाक से। तो लेंस मेकर्स के बाद एक जो न्यूमेरिकल पर्पज से आता है, डेरिवेशन बहुत कम पूछी जाती है, फिर भी अगर आप लोग की डिमांड है तो हम कॉन्टैक्ट फार्मूला आपको बता देते हैं। दो लेंस अगर कंबाइंड होकर, है ना, इमेज फॉर्मेशन करें तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी। फॉर एग्जांपल एक की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब इस लेंस को यहाँ लगाया, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब अगर पैरेलल रेज आएंगी तो ये 10 सेंटीमीटर दूर पे कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। मान लो कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज कर रहा है,
एक की फोकल लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर, तो उसको यहाँ लगाएं और पैरेलल रेज आए तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगा 5 पे, तो एक 5 पे और एक 10 पे। अगर दोनों को चिपका के हमने लगा दिया, कांटेक्ट में रख के लगा दिया और पैरेलल रेज भेजी, तो बताओ वो कन्वर्ज 10 पे करेगा, 5 पे करेगा, 10 के बियॉन्ड करेगा, 5 से पहले करेगा, 10 5 के बीच में करेगा। क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, कॉन्टैक्ट फॉर्मूला या कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। क्या क्या बोलेंगे, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। और ये भी बता दूं बेटा, ये हमेशा ये भी थिन लेंसेज के लिए होता है, ठीक है, टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट बोलो है ना। और कॉन्टैक्ट का ही आपके डेरिवेशन, यानी संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है, संयुक्त फोकस दूरी हम निकालने जा रहे हैं। मान लो हमारे पास एक लेंस है L1, हम दोनों कॉन्वेक्स के लिए करा दे रहे हैं, फिर अभी हम केस बना के दोनों कॉन्केव भी कर लेंगे, तो एक कॉन्वेक्स और एक, मान लो एक लेंस ये और थोड़ा एक मोटा खाते पीते घर का है, ठीक है। इसको हमने कॉन्टैक्ट में रख दिया, किसको किसको, L1 और L1 की इंडिविजुअल फोकल लेंथ है और L2 की इंडिविजुअल फोकल लेंथ है F2। बात समझना। अब हम इसमें मीन रिफ्रैक्शन कराएंगे। अब इतना वो नहीं, फर्स्ट सरफेस से कराया, फिर सेकंड से कराया, फिर थर्ड से कराया, फोर्थ से कराया, तो इतना करने में तो प्राण निकल जाएंगे। हमने मान लिया ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस प्रकाशिक अक्ष है, ठीक है, तो हमें पता है कन्वर्ज होती है लाइट, ठीक है। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट से हमने एक रे चलाई, क्या चलाई, मान लो लेंस L2 नहीं है, मान लो लेंस L2 है ही नहीं, तो ये इसका इमेज कहाँ बनाएगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यही तो एक सिंगल तो लेंस बना था, तो इमेज कहाँ बन रही थी, लेंस बेकर में यहाँ बन रही थी। तो हमने मान लिया इसकी वजह से हमारा इमेज यहाँ बना, कहाँ बना, कहाँ बना, यहाँ पर आइडल। लेकिन सोच के बताओ क्या ये हमारे लिए फाइनल इमेज है, ये तो तब है जब L2 नहीं होगा। अब L2 के पास रे देखो यहाँ से आई कि नहीं आई, यहाँ पर, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो L2 इसका और इमेज बनाएगी, मतलब और कन्वर्ट कर देगी, बोलो है ना। और इन दोनों के बीच में कांटेक्ट कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है इन दोनों लेंसेज के बीच का, यहाँ से नहीं नापते हैं, यहाँ से नापते हैं, कितना है, कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी जो इस वाले लेंस से इसकी डिस्टेंस है वही इससे भी होगी। अगर मैं इस डिस्टेंस को क्या मान लूँ, u, माइनस यू कि प्लस यू, मतलब विद साइन या विदाउट साइन, क्योंकि इसको भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का ही यूज करेंगे उनका जिनका हम ऑलरेडी माइनस प्लस कर चुके हैं, विदाउट साइन ही लेना। समझना मेरी बात को, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने इमेज कहाँ बनाई है, ये, तो ये हो गया V डैश, है ना, नहीं समझ में आया। अब इसने इमेज, इसने, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, वही होगी जो ये, नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस थोड़ी ना है भाई, दो लोग बैठे हैं, उनके वहाँ उस वॉल तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो दोनों कांटेक्ट में हो, तो जो तुम्हारी डिस्टेंस वही, अच्छा यहाँ से ऑप्टिकल एक्सेस से, यहाँ से, या कह सकते हो यहाँ से इसकी डिस्टेंस V डैश, यहाँ यहीं से इसकी मतलब इसकी डिस्टेंस कोई दिक्कत, लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी होगी इस वाले की, ये V होगी कि नहीं होगी, पक्का कि नहीं पक्का, नहीं, चलो पहले L1 के लिए करते हैं, फॉर लेंस L1 के लिए हम गॉस फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं। गॉस फॉर्मूला मतलब 1/f = ठीक है, लगाओ जरा, 1/f1 = 1/v डैश माइनस 1/u, बोलो है ना, नहीं समझ में आया, पक्का। फिर किसके लिए, फॉर लेंस L2 के लिए करना चाहते हैं, तो 1/f2 = इसका इमेज कहाँ बन रहा है, V पे, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कौन है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, V डैश है ना भाई, L2 के लिए ऑब्जेक्ट है ये और इमेज है ये, L1 के लिए ऑब्जेक्ट है ये, इमेज है ये, बोलो समझ आया। अब जरा ध्यान से को, फिर से इसमें वही वाला आ गया मामला, इमेजिनरी, उसको हटाने के लिए ये माइनस है, ये प्लस है, क्या कर दें, ऐड कर दें, क्या कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बोलो है ना। तो क्या बनेगा, LHS को LHS में ऐड करता हूँ, 1/f1 प्लस 1/f2, इधर क्या बनेगा, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस v डैश, कुछ कटा, कट गया ना, तो क्या बचा, 1/v माइनस 1/u, 1/f1 प्लस 1/f2। बहुत ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लो
इस पूरे अरेंजमेंट को हम ऐसे बना रहे हैं, ध्यान से रखो, इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने ऐसे बना दिया डब्बा। इसके अंदर क्या है हमने तुमको नहीं बताया, एक लेंस है कि 50 लेंस है, लेकिन हमने तुमको ये बताया कि एक ऑब्जेक्ट का रे यहाँ जा रहा है तो उसकी इमेज यहाँ वी पे बन रही। देखो बन रही कि नहीं बन रही है, वी पे, यही बन रही ना, वी पे, बोलो है ना। और ये रखी कितनी दूर पर, तो तुम क्या बताओगे कौन सा लेंस है इसके अंदर, कन्वर्जन मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। तुमने मन में इमेजिन कर लिया कि एक यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ तुमने अपने मन में मान लिए एफ या कैपिटल एफ, चलो क्या मान लिया, तो उसका फॉर्मूला क्या बनाओगे, 1/f इक्वल टू 1/1/u, यही तो बनाओगे। और ये चीज़ अलग लिखी है क्या, यानी तुम अपने मन में मानो कि इन दोनों को मान के मैंने एक बड़ा सा लेंस मान लिया इक्विवेलेंट, क्या है ना, और उसकी फोकल लेंथ कितनी मान ली, कैपिटल एफ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ मान सकते हो या सिंगल एफ भी मान सकते हो। तो एफ क्या है हेयर, एफ क्या है, एफ क्या है, इक्विवेलेंट या कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L2, बोलो है ना, नहीं समझ में आया, पक्का। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया बच्चा, हमारा फॉर्मूला आ गया 1/f इक्वल टू, ये बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा आया, नहीं आया। थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या इसको अगर लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, f इज इक्वल टू, बोलो हाँ ना, लिख सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके पलट दिया, बोलो समझ में आया। यहाँ तक ये कंबाइंड फोकल लेंथ की डेरिवेशन हो गई खत्म। लेकिन अगर इसमें केसेस आ जाएं, क्या आ जाएं, केसेस, जल्दी हम निपटा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे मान लो केस फर्स्ट में ले लें, क्या ले लें, L1 एंड L2 दोनों को हम कॉन्वेक्स ले लें, जैसा कि डायग्राम में बना हो, दोनों को उत्तल ले लिया, समझो दोनों को कॉन्वेक्स ले लिया, तो F1 कैसी होगी, F1 कैसी होगी, पॉजिटिव, अरे कॉन्वेक्स लेंस की F कैसी होती है, और F2 भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी नहीं होगी, जरा यहाँ रखो, यहाँ रखो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस मतलब पॉजिटिव F1 पॉजिटिव F2 पॉजिटिव F1 प्लस पॉजिटिव F2। जब इसको सॉल्व करोगे सारा आंसर, मतलब इसका क्या है, मतलब कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज पॉजिटिव आ रहा, मतलब यानी कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, बोलो हाँ या ना, पक्का, नहीं आया। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल केस 2 ले लेते हैं, जल्दी देखो, केस 2, अगर मैं L1 एंड L2 दोनों को कॉनकेव ले लूँ तो F1 भी और F2 भी नेगेटिव, तो F का फॉर्मूला जरा ध्यान से देखना, नेगेटिव F1 नेगेटिव F2 नेगेटिव F1 प्लस, बहुत ध्यान से देखना क्या करने वाला हूँ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नीचे से नेगेटिव कॉमन होगा तो सारा आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, नहीं आएगा। तो कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज कॉनकेव लेंस, बोलो हाँ या ना, नहीं समझ में आया, पक्का। अब मजा तो तब आएगी, कहानी तो तब बदलेगी जब एक कॉन्वेक्स हो जाए और एक कॉनकेव हो जाए। केस 3 समझना, इफ L1 क्या है, L1 है कॉन्वेक्स, तो F1 कैसा होगा, पॉजिटिव, और L2 कैसा है, कॉनकेव, तो F2 कैसा हो गया, नेगेटिव। समझना मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आंसर क्या, जो बड़ा होगा उसका आंसर आ जाएगा, जो पॉजिटिव बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव बड़ा हुआ तो नेगेटिव आंसर, समझ रहे। अब समझो इसमें 3 केस क्या बनेंगे, समझना मेरी बात को ना, क्या चीज, अगर मैं इसको रखूं, बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान से रखना, पहले समझो इसको, प्लस F1 माइनस F2 प्लस F1 माइनस F2, इसको सॉल्व करो, F1 F2 F इज इक्वल टू F1 F2, ये क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, F1 माइनस F2, ऊपर एक माइनस का है तो उसको अगर माइनस में अंदर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो F2 माइनस F1 नहीं हो जाएगा, अरे ये F1 माइनस F2 होगा, ये वाला माइनस बाहर आके नीचे पलट दिया, करके दिखाएं। अब समझना, क्या ये फॉर्मूला ऐसा बना हुआ दिख रहा है,
ये फॉर्मूला ही बदल गया, है ना। तो हम ऐसे नहीं कह सकते पॉजिटिव है या निगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर F2 बड़ा हुआ तो पॉजिटिव, यानी कि इसमें आएंगे 3 केस। अगर F1 बड़ा हुआ, समझो F2 बड़ा हुआ F1 से, इसका मतलब F कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कॉम्बिनेशन किसकी जगह, कॉन्वेक्स लेंस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कॉम्बिनेशन बिहेवियर L1, यहाँ ये F2 और ये F1, ठीक है। F2 बड़ा हुआ F1 छोटा, तो बड़े से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा ना। तो कॉम्बिनेशन पूरा लिख लेना, कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की तरीके काम करेगा। अगर मैं कह रहा हूं F2 छोटा हुआ और F1 बड़ा हुआ, देखो ये छोटा ये बड़ा, तो F कैसा आ जाएगा, और जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है वो कॉनकेव बन जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस की तरीके ही बिहेव करने लगा नहीं समझाया पक्का, क्योंकि आंसर क्या है, ये छोटा ये बड़ा, तो निगेटिव 5 है, मान लो ये 2 ये 5, तो -3 आएगा। तो अगर मान लो F1 और F2 बराबर हुए तब क्या होगा बताओ, F1 F2 बराबर हुआ तो नीचे 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0, इन्फिनिटी मतलब प्लेन ग्लास स्लैब, ना कन्वर्ज होगी लाइट ना डाइवर्ज, सीधे चली जाएगी। अब जरा मुझे एक बात सुनो, मैंने कहा जो बड़ा होगा वो जीतेगा, बड़ा कौन है, F2 किसकी थी, लेकिन आ किसका रहा, ये कहा हुआ। अच्छा सुनो एक बात, 2 लोग लड़ाई हुई, एक शरीर में एकदम मतलब दुबला पतला मरगिल्ला टाइप का आदमी, मतलब कहते हैं नॉर्मल फिट टाइप का आदमी, मरगिल्ला नहीं बोलेंगे उसको, फिट टाइप का, और एकदम भारी भरकम आदमी, तो कौन जीतेगा, तो ऐसे नहीं बता सकते ना। लेकिन लड़ाई हुई, वो पतला वाला ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट सब जानता था, उठा पटक दिस भाई साहब, है ना। तो पावर किसकी ज़्यादा हुई यहाँ, पतला, तो जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी कह सकते हो चेचिस ज़्यादा है, मतलब चेचिस मतलब बॉडी ज़्यादा है, पावर, तो फोकल लेंथ जिसकी ज़्यादा होती है उसकी पावर कम होती है ना, होता है ना। तो मैं कह रहा हूँ इसकी फोकल लेंथ कम है F1 की, तो F1 की पावर ज़्यादा हुई ना, तो यानी कॉन्वेक्स की पावर ज़्यादा हुई, जिसकी पावर ज़्यादा उसका आंसर आया। इसमें किसकी पावर ज़्यादा है, F2 वाले की, F2 कौन है, कॉनकेव, तो कॉनकेव का आंसर आया, है ना। इसमें दोनों की पावर बराबर, ना कन्वर्ज ना डाइवर्ज, सीधे रे चली जाएगी। बोलो ये डेरिवेशन समझ में आया, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे। एक मजे की बात ये बताएं, कभी कभी कंबाइंड पावर भी पूछ ले अगर, तो यहीं से बना लेना, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, यहीं से। तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 है, तो 1/f क्या होती है, पावर, तो 1/f1 पहली पावर, दूसरी पावर एंड सो ऑन। बोलो समझ आया, नहीं आया, इतना तुम्हें कर लेना है। तो ऑप्टिक्स में ये जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी रे ऑप्टिक्स की, वो लगभग सब कवर हो गई। बाकी न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी सुदर्शन में करा दिए हैं, और ब्रह्मास्त्र 1 में भी कुछ न्यूमेरिकल पार्ट 1 पार्ट 2 में करा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा सेमीकंडक्टर की तरफ जाके। सेमीकंडक्टर में जो आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको सेमीकंडक्टर में थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी में आप पढ़ लेना डोपिंग क्या होती है ना, पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल पढ़ लेना। बाकी जो मेन पढ़ने वाला लॉन्ग के रिलेटेड में बात करूं तो लॉन्ग में आपसे रेक्टिफायर पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज रेक्टिफायर, यानी दिष्टकारी क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन दोगे, जैसे नहीं कहीं आप जाते हो तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, फिर अपना काम बताते हो, है ना। तो रेक्टिफायर मैं पूरा इंट्रोडक्शन लिखने रहा हूँ क्योंकि वीडियो में बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, समय आपके लिए बहुत कम है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करती है, डायरेक्ट करंट में। यानी रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, यानी दिष्टकारी वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है, ठीक है। तुम जिनको इंग्लिश सुनना है वो इंग्लिश सुन ले, जिनको हिंदी सुनना है वो अपना हिंदी सुन ले। अब रेक्टिफायर 2 टाइप के होते हैं आपके, समझ लिए मेरी बात को। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। यानी एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी। जैसा कि आप सभी को पता है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज ऐसे चलता है ना। अगर मैं मान ले रहा हूं ये जो 2 मैंने बनाए हैं ये रेक्टिफायर के आउटपुट्स है, ये इनपुट है। एक रेक्टिफायर का काम क्या होगा, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना। तो अगर मैंने ये इनपुट बना दिया है और ये उसके फेज बना दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, और मैं आउटपुट निकालना चाहता हूं किससे, मान लिया ये सब अपने हिसाब से सजा वजा के आप लिख लेना एग्जाम में, आपके पास नोट्स हैं, नोट्स में जिस तरीके से लिखा हुआ है आराम से लिख देना। ये हमारा आउटपुट है किसका, हम ये मान ले रहा आउटपुट ऑफ HWR है ये, और ये आउटपुट ऑफ
FWR मतलब फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो पहले डेफिनेशन क्या होगी हाफ वेव रेक्टिफायर की? हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हाफ साइकिल ऑफ AC इनटू DC, जो है ना, और फुल वेव रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स फुल साइकिल ऑफ AC इनटू DC। हिंदी में बोले तो जो प्रत्यावर्ती के अर्ध चक्र को दिष्ट धारा में परिवर्तित करें उसे हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी, जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र को दिष्ट धारा में परिवर्तित करो उसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। समझना मेरी बात को। तो अगर ध्यान रखो, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है, समझ लिए, प्लस माइनस, तो केवल हाफ को ये करेगा फिर नहीं करेगा, फिर हाफ को करेगा फिर नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? ऊपर वाले को करेगा, नीचे वाले को भी करेगा, लेकिन नीचे नहीं करेगा वरना ये तो फिर से AC बन जाएगी। एक ही डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इस तरीके से ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। अब बात आती है कि एक PN जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं बहुत बढ़िया तरीका है। हाफ वेव समझाते हैं, फिर फुल वेव समझाते हैं। कहानी तुम लिख लोगे। क्या है पहला? हाफ वेव रेक्टिफायर। बात समझिए, बहुत ध्यान से लिखिएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर कहानी पता है, इंट्रोडक्शन पता है, कंस्ट्रक्शन पे कूदते हैं सीधे। आप पहले इंट्रोडक्शन इसका लिख लेना, ठीक है भाई, डेफिनेशन है ना, इसकी हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं यानी रचना। एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है? पहला एक क्या बोला? ट्रांसफार्मर, कोई सा भी स्टेप अप या स्टेप डाउन। दूसरा होता है डायोड, क्या होता है? और तीसरा होता है लोड रेजिस्टेंस। क्या चीज? लोड रेजिस्टेंस। अब इसको बनाएंगे कैसे? देखिए बहुत प्यार से। ट्रांसफार्मर बनाना आपको आता है, कैसे बनाते हैं? एक रोड लगाते हैं, इसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है ना, जिसमें मोटे टर्न कर देना है ना, और कम टर्न, मोटे करना और कम टर्न करना, बोलो है ना। और प्राइमरी वो होती है जिसके साथ AC जोड़ा जाता है। क्या बोला जाता है? AC मेंस जोड़ा जाता है। तो ये इनपुट हो गया, है ना, प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल एक होती है बेटा जिसमें कम ज़्यादा टर्न्स होते हैं, पतले पतले, बोलो है ना। ये हो गई आपकी कौन सी कॉइल? सेकेंडरी। तो S1 S2 मान लिया, इसको हमने P1 P2 प्राइमरी है। अब इसको मुझे किससे जोड़ना है बच्चा? इसको मुझे इस A और B पॉइंट जो इसके बचे ट्रांसफार्मर के, इसको किससे जोड़ना है मुझे? एक डायोड से। डायोड PN जंक्शन डायोड, ये लग गया एक डायोड, है ना, जिसका ये P है और ये N है। अभी हम हाफ वेव कर रहे हैं, इसमें एक डायोड लगेगा, फुल वेव में 2 लगेंगे। और इसको मैंने क्या करा है? एक लोड रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दिया, जहां पर हमें आउटपुट भेजना है बेटा, जिसमें हमें आउटपुट भेजना है। फॉर एग्जांपल ये एक LED हो सकती है, ये एक फ्रिज हो सकती, मतलब फ्रिज तो नहीं हो सकती, इतने कम वोल्टेज में तुम फ्रिज नहीं चलाओगे। बेसिकली LED जलाते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट से, ठीक है, तो सॉरी उससे ऑल्टरनेटिंग करंट से, तब हम ये बन लगाते हैं। बोलो समझ में आया? देखिए अब इसकी वर्किंग बहुत ध्यान सुनिएगा। वर्किंग, अगर हम इसका ग्राफ देखें, दिख रहा है? ये क्या है? इनपुट। थोड़ी देर के लिए पेनों को रोक दें, सही बच्चे, है ना। ये इनपुट AC है और यहाँ आउटपुट कैसा होने वाला है? DC। समझना, अगर मैं इसे प्लस और इसे माइनस, इसे प्लस और इसे माइनस मान रहा हूँ, इसका क्या मतलब है प्लस और माइनस का? प्लस का मतलब ये है कि जब ट्रांसफार्मर लगातार चल रहा तो ट्रांसफार्मर एक डायरेक्शन में, AC एक डायरेक्शन में चलती है। AC हमेशा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सर्किट बना है तो कभी ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे। ये काम बहुत जल्दी होगा, ये काम बहुत जल्दी होगा। तो इस सिचुएशन में कभी पॉजिटिव टर्मिनल इधर बना, कभी पॉजिटिव टर्मिनल इधर बना, तो प्लस से माइनस की तरफ करंट गई। कभी पॉजिटिव टर्मिनल इधर बनेगा तो इधर से इधर करंट जाएगी। नहीं समझे? तो एक साइकिल में क्या होगा? कभी ये हाई पोटेंशियल पे होगा, कभी बी हाई पोटेंशियल पे होगा। बोलो हाँ या ना? कभी ए हाई पोटेंशियल पे, कभी बी हाई पोटेंशियल पे। समझ में आया? तो इस पॉजिटिव का मतलब है कि VA माइनस VB का आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल। बहुत ध्यान रखना, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल हमने क्या माना है? VA इज ग्रेटर देन VB, तभी तो प्लस आ रहा है। फर्स्ट हाफ साइकिल कैसा है?
पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है, इसका मतलब VA माइनस VB का आंसर कैसा आ रहा? प्लस। और कब प्लस आएगा? जब ये बड़ा होगा कि ये? ये बड़ा। तो वही तो लिखा है ना। अगर ये बड़ा है तो ये हाई पोटेंशियल है, तो मैं इसको हाई पे लिख दे रहा हूँ, उसको चलो मैं प्लस माइनस यूज कर रहा हूँ, प्लस, और इसको लिख दिया मैंने माइनस। बोलो है ना कोई समस्या? डायग्राम में प्लस माइनस नहीं बनाते क्योंकि ये AC के साथ लगातार चेंज होंगे। आप समझना बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट सुनो, कॉन्सेप्ट। डायोड का एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि डायोड का जो P क्रिस्टल होता है, अगर ये पॉजिटिव यानी हाई से जुड़ गया और N क्रिस्टल नेगेटिव यानी लो से जुड़ गया लेकिन लोड से होते हुए, तो ये करंट को फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चेक करते हैं, और इस बाइसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, तो P जुड़ा है प्लस से, N जुड़ा है लोड से होते हुए, तो D कैसा हो गया? D यहां पर कैसा हो गया? फॉरवर्ड बाइस्ड। अगर ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया है, समझना, तो करंट कंडक्ट होगी। अब करंट कंडक्शन कहां से होता है? प्लस से, यानी हेंस इट कंडक्ट्स करंट किस डायरेक्शन में? इन दी डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में कंडक्ट करेगी? प्लस से माइनस की तरफ। करंट प्लस से माइनस जाती है ना, तो इस डायरेक्शन में ये करंट कंडक्ट करेगी। तो डायरेक्शन हम लिखते हैं, चलो लिखते हैं क्या? डायरेक्शन A, फिर D, फिर RL, फिर B। अगर ध्यान से रखो तो और अच्छे से लिखना चाहो तो पहले S1 फिर A, पॉजिटिव यहीं से मिला होगा ना इसको, S1 A D RL B S2। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया? पक्का? तो करंट कंडक्शन इसमें हो गया। ठीक है, अगर देखो, अगर हम अगला हाफ साइकिल लें, अगला हाफ साइकिल मतलब समझो, अच्छा ये वाला आया कि नहीं आया? ये आउटपुट में बनेगा कि नहीं बनेगा? बना दिया मैंने। ठीक है, अब अगला हाफ साइकिल लें, कौन सा? ये वाला जब आएगा, ये आंसर कैसा आ रहा? माइनस, यानी VA माइनस VB कैसा हो गया? इसका क्या मतलब है? हाँ, VB इज ग्रेटर देन ये, यानी VA इज लेस देन VB। यानी हम कहें ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल। तुम वर्किंग ऐसे में भी लिख सकते हो, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहो तो पूरा पूरा लिखो, चाहे से पॉइंट में करके लिख दो। ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा बेटा? VA इज लेस देन VB। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ D इज, इसका क्या मतलब होगा? D इज, चेक करते हैं क्या है, ये छोटा है ना इस बार, और ये कैसा है? तो P जुड़ गया माइनस से। देखो इधर, इसका नाम ही बोलता है P को पॉजिटिव से जोड़ो, N को निगेटिव से। यहाँ तो उल्टा हो गया, P किससे जुड़ गया? माइनस से, और N किससे जुड़ गया? पॉजिटिव। अब अगला साइकिल कर रहे हैं ना, इसमें VA को छोटा बनाना है, तभी प्लस माइनस चेंज होता रहता है। प्लस माइनस डायग्राम बना के हम नहीं दिखाते, ये अपने पेंसिल से तुम बनाना और बाद में उसको इरेज कर देना। अब ये माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया, तो कौन सी बाइसिंग? रिवर्स बाइसिंग। बोलो है ना? और रिवर्स बाइस क्या होता है? जिसमें करंट कंडक्ट, हेंस नो करंट कंडक्ट्स। अगर इसमें कंडक्ट नहीं हो रही तो यहां क्या मिलेगा बच्चा हमको? सन्नाटा। क्या मिलेगा? सन्नाटा। दिस प्रोसेस रिपीट्स, फिर से देखो प्लस आ गया ना, दिस प्रोसेस रिपीट्स कॉन्टिन्यूअसली। क्या? कॉन्टिन्यूअसली टू कन्वर्ट हाफ साइकिल ऑफ AC इंटू DC। यही प्रक्रम लगातार चलता रहता है जो AC के अर्धचक्र को DC में कन्वर्ट यानी परिवर्तित कर देता है। बात समझे? इस तरीके से इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 50% हो जानी चाहिए थी। नहीं, कुछ बेटा हीटिंग और कुछ कन्वर्जन में हर चीज़ एकदम कहते नहीं है कि आइडियल तो होती नहीं कि तुमने जनरेटर मंगाया या कार खरीद के आए, उसमें 1 लीटर पेट्रोल डाला, 1 लीटर पेट्रोल के हिसाब से एकदम पूरा का पूरा पेट्रोल तुमको पूरा का पूरा माइलेज दे दे। ऐसा तो है नहीं, कुछ साउंड में खर्चा, कुछ हीट में खर्चा, कुछ माइलेज कंजम्पशन, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो एफिशिएंसी जो इसकी होती है बेटा वो 50% नहीं होती है 40.6%। इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव भी आता है। क्या? 40.6%। बोलो समझ में आया? ठीक है, अगर इस ग्राफ को अगर हम कंप्लीट करें तो यहाँ पर फिर से हमें कंटिन्यूसली मिलेगी, फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ भी कंप्लीट
हो गया। अब अगर इसी को हमें फुल वेव में समझना हो तो फुल वेव में हम कैसे समझेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजमेंट होगी, इसी में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ट्रांसफार्मर वही रहेगा, डायोड की जगह यहाँ पर जो एक साइकिल पूरा नहीं हो पा रहा है वो एक डायोड और करेगा। अब वो डायोड के लिए थोड़ा सा हमें डायग्राम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा देखो बस डायग्राम में, हाँ एक डायोड हमको, तो मैं यहाँ से लोड हटा दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम तुम्हारे बुक में बना होता है, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, है ना। मैं बहुत इजी तरीके से बना रहा हूँ, डेरिवेशन क्वेश्चन बैंक वगैरह बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ, इतना मत करो। एक डायोड लगाओ सिंपल, यहाँ देखिए इस डायोड का नाम रख दिया मैंने D1, और यहाँ एक डायोड लगाओ इस तरीके से, इसका नाम रख दो बेटा D2, और कुछ मत करो, देखिए सभी लोग कुछ मत करो, इसको बस केवल ज्वाइन कर दो। सर ऐसा क्यों कर दें, बता रहे हैं। वो क्या करते हैं, सेंट्रल टैपिंग कराते हैं। सेंट्रल टैपिंग क्या मतलब, सेंट्रल टैपिंग का मतलब होता है अगर यहाँ 10 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, है ना, ऐसा मान लो कि इन दोनों के बीच में 10 वोल्ट है, तो बीच में कहीं ना कहीं 10 से छोटा ही वोल्ट होगा ना, और 0 से बड़ा ही होगा। 0 से 10 के बीच में तुम 20 ले आओगे, 15 ले आओगे, नहीं लाओगे। 0 से बड़ा और 10 से छोटा, ऐसा इसलिए लेते हैं ताकि हम जब सेक्शन बनाएं तो एक ऊपर वाले के लिए बने हाई और लो, और एक नीचे वाले के लिए बने हाई और लो। तो इसलिए हम क्या कराते हैं, सेंट्रल टैपिंग टू ऑपरेट बोथ डायोड साइमल्टेनियसली। दोनों डायोड्स को एक साथ चलाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल टैपिंग। वरना क्या करेंगे, अगर ऐसे ही जोड़ के बस छोड़ देंगे तो एक अगर फॉरवर्ड बाइस में होगा तो दूसरा ऑपरेट ही नहीं होगा, रिवर्स बाइस की तो बात की छोड़ दो, समझे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम बीच में क्या लगाएंगे, एक सेंट्रल टैपिंग। इस पॉइंट को मैं C मान ले रहा हूँ, और इसको मैं एक लोड से होते हुए जाके यहाँ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। बोलो समझ में आया। और यहाँ पर आउटपुट, हालांकि मैंने नीचे नहीं बनाया, ये आउटपुट कहाँ बनाया, सामने की तरफ, समझ में आया। ये आउटपुट कहाँ निकला हुआ है, ये 2 तार निकले, अब जहाँ ऑपरेट कराना तो वहाँ ये तार को जोड़ दो, है ना, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा किसका कंस्ट्रक्शन, फुल वेव पूर्ण तरंग निष्टकारी का। बात समझना। अब देखना ध्यान से, फिर से वही, ये हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये हटा देता हूँ, इसी में बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा बताओ। फर्स्ट हाफ साइकिल में VA ग्रेटर देन VB होता है, सबको पता है। लेकिन व्हाट अबाउट C, अगर मैं कह रहा हूँ ये प्लस है और ये माइनस है, तो C कहाँ पर है, C है एट इंटरमीडिएट पोटेंशियल, मतलब अंतरामाध्यमिक विभवांतर पर। मतलब क्या हुआ, A के रिस्पेक्ट में वो छोटा होगा, लेकिन B के रिस्पेक्ट में वो, मतलब ये प्लस ये माइनस, मतलब ये 10 वोल्ट ये 0 वोल्ट, तो जो भी C होगा वो 10 और 0 के, मान लो फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। अगर मैं C को इनके बीच में मानूं तो मान लो 7 वोल्ट मान लिया, तो 7 10 के लिए क्या है, 7 10 के लिए क्या है, लेकिन 0 के लिए। तो अगर ध्यान देखो इंटरमीडिएट पोटेंशियल, अगर ये प्लस है तो प्लस के लिए ये क्या होगा बेटा, प्लस माइनस हाई लो का मतलब बड़ा और छोटा। अगर 10 को प्लस मान रहे हैं तो 7 उसके रिस्पेक्ट में माइनस है, बात समझाया। और ये अगर 0 है यानी माइनस, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव। बोला यानी C हम लिख दें यहाँ पर, वैसे लिखना नहीं चाहिए, C इज नेगेटिव किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू A, एंड C इज विद रिस्पेक्ट टू B ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल में। ऐसा करने से जरा देखो क्या फायदा हुआ हमको। ऐसा करने से फायदा ये हुआ, जरा D1 को देखो, D1 को देखो, P से पॉजिटिव, N से लोड से होते हुए, ना कि नीचे जाना है, लोड से होते हुए नेगेटिव, ऊपरी वाला देखना है ना हमको। तो ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड। हुआ कि नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ। अब जरा D2 को देखो जरा ध्यान से, ये नेगेटिव है ना, P से और माइनस लोड से होते हुए नीचे वाला देखना है, प्लस, तो ये कौन सा हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। क्या हो गया, ये रिवर्स बाइस हो गया। अभी बताएंगे सेंटर टैपिंग नहीं होता तो क्या होता, रिवर्स बाइस हो गया। अब रिवर्स बाइस हो गया तो कौन सा कंडक्शन कराएगा, है ना, तो यहीं लिख दें, यहीं लिख दें, D1 कंडक्ट्स, ओनली D1 कंडक्ट्स करंट, क्या, ओनली D1 कंडक्ट्स करंट, यानी केवल D1 करंट कंडक्ट करता है। किस डायरेक्शन में, ध्यान देखना, इन दी डायरेक्शन, डायरेक्शन से सुनो ध्यान से। करंट कौन सा कंडक्ट कर रहा है, केवल ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कंडक्ट कर रहा, मान लो उस करंट को मैंने I1 मान लिया, D1 है ना, I1 मान लिया, तो ऐसे कंडक्ट करेगा ना, प्लस से निकल के माइनस में, तो कहाँ से निकला, डायरेक्शन S1 A D1, फिर घूमा RL, फिर C,
फिर S1 पहुंच गया। बोलो है ना, नहीं समझ आया? चाहो तो फिर से S1 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आया? पक्का? ये तो कंडक्ट करा ही नहीं रहा, इसमें करंट लिखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मजा क्या है समझना, जब हम कहाँ जाएंगे, ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल या सेकेंड हाफ साइकिल, क्या चीज़, ड्यूरिंग, आप लोग खुद ही बता दोगे, सेकेंड हाफ साइकिल। अगर सेकेंड हाफ साइकिल में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, VA इज लेस देन, यानी इस बार ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। चलो C के बारे में बताओ, व्हाट अबाउट C? इसके रिस्पेक्ट में, यानी C फिर से कहाँ आ जाएगा, इंटरमीडिएट पोटेंशियल। इसका क्या मतलब हुआ, C इज इसके रिस्पेक्ट में ये C इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू A, और C इज इसके रिस्पेक्ट में ये C इज निगेटिव विद रिस्पेक्ट टू B। नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का? ऐसा करने से क्या होगा, D1 को जरा ध्यान से रखो, D1 कैसा है इस बार, D1 कैसा है इस बार, नेगेटिव से P। अब क्या D1 कैसा हो गया, नहीं समझ आया, रिवर्स बाइस। D2 को देखो, D2 को P से पॉजिटिव, N से लोड से होते हुए नेगेटिव, तो D2 कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस। अच्छा सुनो, पहले वाले में कंडक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। किसने कराया था? पहले वाले में D1 ने कराया था। अब दूसरे बार में कौन कंडक्शन कराएगा, D2 कराएगा। किस डायरेक्शन में, हेंस ओनली D2 कंडक्ट्स करंट इन द डायरेक्शन, बताओ, इन द डायरेक्शन, कहाँ से, प्लस से चलती करंट, हमेशा नीचे से चलेगी। ये I2 मान ले रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट मान ले रहे हैं, चलो ठीक है। आपके हाथ तो पेंसिल ही होगी ना, तो एक पेंसिल से दो करंट ऐसे दिख, हाँ पेंसिल से डायग्राम बनते हैं। क्या डायग्राम, डायरेक्शन बताओ, S2 B D2 RL C S2। नहीं समझाया? पक्का? देखो ऐसे करंट घूम रही है, एक ऐसे घूम रही है और एक ऐसे घूम रही है, बात समझाया? तो अब ये कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी, किसकी वजह से, D2। फिर किसकी वजह से, फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, D1 फिर हो जाएगा D2, बोलो है ना, फिर हो जाएगा D1। नहीं समझाया? तो दिस प्रोसेस रिपीट्स कंटिन्यूसली टू कन्वर्ट फुल साइकिल ऑफ AC इंटू DC। एफिशिएंसी कितनी होगी, जस्ट डबल, उसकी थी 40.6, इसकी कितनी हो जाएगी 81.2, खत्म काम। नहीं आया? नहीं समझ आया? तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 81.2। कहीं कोई डाउट? पक्का क्लियर सब एकदम? जल्दी से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में एक डेरिवेशन है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ओम्स लॉ वाले चैप्टर में, है ना। तो उसमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछता है, जो कि होता है क्या, I इज इक्वल टू NEAVD, या इस A को इधर भेज दोगे तो J बराबर NEVD। कोई भी एक रिलेशन आ जाएगा तो दूसरा वाला अपने आप बना लोगे, ये वाले से ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो डेरिवेशन बुक्स वगैरह में है, जो नोट्स में भी कराया है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसमें यूनिटरी मेथड लेके हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो इसको मैं दूसरे मेथड से एक बता दे रहा हूँ, उसमें थोड़ी एजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, बस रिजल्ट सेम आएगा। क्या करेंगे, देखिए ये धारा है और ये तुम्हारा अनुगमन वेग है, हिंदी मीडियम अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, और ये धारा घनत्व है। अगर देखा जाए तो धारा घनत्व, मैं हेडिंग वेडिंग नहीं मान रहा हूँ, हेडिंग मानने में टाइम गुजरता है। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। तो इसके लिए मुझे एक कंडक्टर चाहिए, हाँ या ना, पक्का। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है कि एक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मान लेता हूँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भाग रहे हैं, मान लो हर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ऐसे, किस स्पीड से भागता है इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। इसकी लेंथ में पहली चीज तुम्हें ये माननी पड़ेगी, ये चीज लिखनी पड़ेगी, माना चालक की लंबाई L है, लेट द लेंथ ऑफ कंडक्टर भी L। समझना, ये माइनस है ये प्लस है, तो जाहिर सी बात है ये प्लस होगा ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से, हालांकि कोई काम नहीं है इसका, लेकिन फिर भी बना रहे। सारे इलेक्ट्रॉन किससे भाग रहे हैं, VD से ही भाग रहे हैं, बोलो समझ में आया? पक्का। करंट इसमें से कितनी निकल रही है, प्लस से I, बोलो है ना। इन्हीं के बीच में हमको रिलेशन लेना है। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, I इज इक्वल टू
Q अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 1। हमें अब Q चाहिए किस टाइम का, T टाइम का, और Q है किसके बीच में, L लेंथ पे। कितने लेंथ पे, L लेंथ पे। अच्छा एक बात बताना, हमने एक चीज पढ़ी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेटा स्मॉल एन। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एन को मैं ऐसे ले रहा हूं। बताओ इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम क्या होता है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ए मान लिया है, क्या मान लिया, तो एक टंकी जैसा दिख रहा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो वॉल्यूम कितना हो गया ए एल। तो चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, अगर यहां से मैं एन की वैल्यू टोटल एन निकाल लूं कितना हो जाएगा एन ए एल। तो चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, हमें चार्ज भी चाहिए ना। चार्ज कितना चाहिए, Q बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, एन ए एल इंटू ई। बोलो हाँ है ना। अब इस वैल्यू को कहाँ रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो पुटिंग, बहुत इजी तरीका, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन, देखिए सभी लोग इन इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा ये, I इज इक्वल टू एन ए एल ई अपॉन में टी। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सभी लोग, एन ई ए को मैंने अलग लिख दिया और एल बाई टी को मैंने अलग लिख दिया। बोलो क्यों, ध्यान देखो। तो एल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गई। और टाइम क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, टी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, स्पीड। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या ली है हमने, वी डी। तो हम सीधे कह सकते हैं कि एल अपॉन टी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वी डी से। तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ, एन ई ए वी डी, एक रिलेशन आया खूबसूरती के साथ। अगर हम इसी में दोनों तरफ डिवाइड कर दें, किससे, डिवाइड बाई ए, एरिया मतलब ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में ए से डिवाइड करने पर, तो क्या बनेगा, आई बाई ए, और इधर बनेगा एन ई ए वी डी बाई ए। तो ये ए से ए, और आई बाई ए क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट फ्लोज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलरली, उसे बोलते हैं क्या, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा। कितनी हो गई, करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू एन ई वी डी। कभी कभी इसका वो भी आता है वेक्टर फॉर्म, क्या, इसका तो नहीं आएगा क्योंकि करंट स्केलर है। वेक्टर फॉर्म इसका निकालना है खाली, देखो ध्यान से, सभी लोग इधर देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल। वेक्टर फॉर्म निकालते समय J एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर वेक्टर लगाएंगे, n नहीं होती, E नहीं होती, Vd वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी ऊपर। बताओ सही लिखिए, है ना, सही लिखिए, दिख रहा है सबको, है ना। लेकिन क्या ये सही है, नहीं, बताओ क्यों, क्योंकि वेक्टर बोलता है अगर सेम डायरेक्शन है तो सेम साइन होगा, मतलब प्लस में लिखो, और अपोजिट डायरेक्शन तो एक में माइनस लगाना जरूरी है। यानी J और Vd की जरा डायरेक्शन देखना चाहता हूँ। करंट किधर जा रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है सर, इस डायरेक्शन में। बोलो हाँ है ना। तो जिस डायरेक्शन में करंट जाती है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होती है। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किधर है, इधर। Vd की डायरेक्शन किधर है, तो कैसी हो गई, अपोजिट। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमको, माइनस। तो ये हो गया रिलेशन। बोलो समझ में आया। कभी कभी प्रूफ करने के लिए आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत। बाकी J इक्वल टू सिग्मा ई वाला प्रूफ ब्रह्मास्त्र नंबर पार्ट 1 में दिया, करा दिया है मैंने, वहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नहीं, चलो देखिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज़ में हमने रे ऑप्टिक्स खत्म करी, थोड़ा बहुत ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बचा था वो भी कर दिया। अब बचता है हमारा एक एटम से। एटम से एक हमेशा पूछी जाती है डेरिवेशन 3 मार्क्स से प्रूव करने के लिए, कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली, या रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी किसी परमाणु के nवीं कक्षा की जो त्रिज्या होगी वो उसके मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होगी। ये बात प्रूफ करने को आएगी। तो इसके लिए हमें बेसिकली कह रहा है प्रूफ करो, वो इनडायरेक्टली तुमसे Rn की क्या मांग रहा है, डेरिवेशन मांग रहा है Rn निकालने की, ठीक है। देखो ध्यान से। तो इसके लिए मैं सब कथा बता नहीं, मान लिया एक एटम है जिसका ये क्या होगा बेटा, समझो ये क्या है उसका न्यूक्लियस। इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। किस स्पीड से, मान लो v वेलोसिटी से। इसकी रेडियस कितनी है, मान लिया r है, ठीक है। बाद में हम इसको nth ऑर्बिट मान के रेडियस को Rn और वेलोसिटी को Vn लेट कर लेंगे बाद में, ठीक है। अभी मान लेता हूँ ऐसा ही कोई भी ऑर्बिट है,
ठीक है। इस ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज कितना होगा बेटा, माइनस ही। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है बेटा, प्लस का जेड ई, इस बात रख लो। और ये कौन सी मोशन कर रहा है, घूम रहा है, यानी सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स यानी बल की जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। तो वो अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी के पास होता नहीं है, कोई ना कोई फोर्स होगा जो प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ प्लस और माइनस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम्बियन फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिर विद्युतीय बल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 Q1 की वैल्यू प्लस नहीं लेते, याद करो कूलम्ब्स लॉ में कभी प्लस माइनस नहीं लेंगे, इनटू E/m r²। यहाँ होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा हो तो निपटा दो, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या बना 1/4πε0 ZE²r = mv²। बोलो है ना, नहीं समझ में आया, पक्का। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, mv² बराबर 1/4πε0 ZE²/r। बोलो है ना। हमने एक चीज देखी यहाँ पर, ध्यान से देखो तो एक r है और एक v है, और दोनों में से कोई हमको पता, दोनों ही अननोन है। तो दो अननोन क्वांटिटीज हैं, दो अननोन टर्म्स हैं, तो हमें कम से कम कितनी इक्वेशंस पता होनी चाहिए, उन्हीं वेरिएबल में दो पता होनी चाहिए। तो दूसरी तो पता नहीं है, एक ही वेरिएबल की, मतलब एक ही इक्वेशन पता है दो वेरिएबल की। तो एक काम करते हैं, हमने एक चीज पढ़ी होगी अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसी वैसी किसी भी कक्षा में या किसी भी ऑर्बिट में घूमता नहीं है, केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम फाइनाइट होगा, मतलब NH/2π होगा, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr क्या होगा, mvr कितना होना चाहिए, NH/2π। ध्यान से देखो, यहाँ किसी एक को एलिमिनेट करना है हमको, भाई पढ़ा होगा ना बचपन में, x + y इतना है, x - y इतना है, तो या तो पहले x को रिमूव करते थे या y को, पूरी इक्वेशन सेकंड वाले पैरेबल में बन जाती थी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम या तो v को एलिमिनेट करेंगे r को। तो हमें ऐसा करते हैं, हमें r निकालना है ना, तो हम किसको एलिमिनेट कर दें, v को। लेकिन यहाँ v कैसा है और यहाँ v कैसा है, यहाँ स्क्वायर में और यहाँ सिंगल। तो एक काम करो, पहले स्क्वायरिंग ऑन, तो अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लूँ तो क्या बनेगा, m² v² r² n² h²/4π²। बोलो हाँ है ना। अब अगर मैं इक्वेशन 2/1 कर दूं तो कर सकता हूं, करने को मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखो मैं करने को यहाँ पर इस 1 से 2 करूं, 2 से 1 करूं, या वीडियो ही बंद कर दूं, करने को मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन आपका कल पेपर है, इसलिए अभी मैं ये सब नहीं कर रहा हूं। देखो इधर कितना हुआ, n² h² अपॉन में 1/4πε0 ZE²/r। कोई दिक्कत, कुछ कैंसिल, टिचक एक m से एक m कैंसिल। तो यहाँ क्या बना, इधर ध्यान से देखना है बस, इधर ऊपर क्या बचा, n² h² 4π²। नीचे से ये ऊपर जाएगा, ये दोनों टर्म कहाँ पहुँचेंगे, 4πε0 r अपॉन में ZE²। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत। अब जरा मजे की बात देखना, 4π से एक 4 और एक पाई कैंसिल। दूसरी बात समझना, एक r से एक r भी चला गया, तो यहाँ बचेगा क्या, r m भी बचा है, m भी यहाँ बचा हुआ है। r की वैल्यू कितना हुआ, r की वैल्यू n² h²ε0 अपॉन, ये इधर आ जाएगा, एक पाई बचा हुआ है ना, πm ZE²। ध्यान देखो, क्या ये n पे डिपेंड कर रहा है यार, तो मैं ये बोलूंगा कि किस ऑर्बिट की रेडियस आई है, ये nth ऑर्बिट की, किसकी, nth ऑर्बिट, क्योंकि n पे डिपेंड कर रहा है ना ये, ε0 अपॉन πm ZE²। जरा ध्यान से रखना, हमें तो ये प्रूफ करना है ना। तो क्या चीज़ है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ε0 परमिटिविटी, पाई 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, z अलग अलग ऑर्बिट का मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है। तो इन्होंने क्वेश्चन बोला था हाइड्रोजन एटम के लिए, तो z को 1 हो गया, E
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, आर एन की वैल्यू जो निकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हुआ। अगर जेड की वैल्यू हम क्या ले लें, 1 ले लें। देखो हाइड्रोजन एटम के लिए प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर इसी के साथ तुमको वेलोसिटी पूछ ले, तो इस आर एन की वैल्यू या इस आर की वैल्यू उठा के आप कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या 2 में। तो 2 में रखना ज़्यादा आसान लग रहा है हमको, क्योंकि इतना भयानक चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर v की वैल्यू बनाने के लिए m को नीचे भेजना, 1/r की वैल्यू यहाँ से रख देना, तो v भी कर दें क्या। अगर हम r की वैल्यू को 2 में रख दें, ये भी 2 इक्वेशन है, ये भी 2। वेलोसिटी कभी कभी प्रूफ करने के लिए आता है तो ऐसा आता है कि प्रूव दैट कि vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ये प्रूफ करने के लिए आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पुटिंग, देखो क्या करेंगे, बाई यूजिंग 2, अगर ध्यान से रखो, यूजिंग इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 को ये वाला फॉर्म नहीं, ये वाला फॉर्म यूज़ किया। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी होगी बता पाओगे, v की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, NH/2 पाई इंटू में m भी तो है और यहाँ पर r, बोलो है ना। अब 1/r की वैल्यू यहाँ से रखो जरा, बाई इसको मैं मान ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 3। ठीक है, कोई दिक्कत, तो रखो जरा बाई 3, v इज इक्वल टू NH/2 पाई m। r की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, r की नहीं 1/r की वैल्यू पाई m जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल, m से m कैंसिल, एक NH से एक NH कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा बताओ, v इज इक्वल टू पाई से पाई क्या बचा, जेड ई स्क्वायर। चेक करिए, ऊपर तो केवल जेड ई स्क्वायर बचा ना, नीचे क्या बचा 2NH एप्सिलॉन नॉट, ये भी n पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Vn इक्वल टू जेड की वैल्यू अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर H एटम के लिए 1 मान लूँ, तो ऊपर क्या हो गया ई स्क्वायर 2H एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n लिख सकता हूँ। ये पूरा कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, Vn इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये भी प्रूव हो गया। चाहे वेलोसिटी है ना तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पूछे। और हाँ एक चीज़ बता दे, कभी कभी क्या होता है c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड कर दोगे तो ये पूरा टर्म क्या बनेगा, ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट बनता है। क्या बनता है, कांस्टेंट कितना 1/137। ठीक है, तो वो अभी इतनी नीड नहीं है, अभी फिलहाल इतना समझो कि हमें ये 2 बातें प्रूफ करनी थी, वो हमने यहाँ टर्म में प्रूफ कर दी। ठीक है, देखिए इस सीरीज में एक लास्ट टॉपिक है एटम का जो इंपॉर्टेंट है, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या, जिसमें हमने सीरीज के बारे में पढ़ा था, लाइमन बामर, है ना। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। देखो लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं करना, हम इसको शॉर्टकट में आपको बताते हैं इन टर्म्स ऑफ आर। आर मीन्स व्हाट, आर मीन्स रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, देखिए क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा है, हमने बोहर पोस्टुलेट 3 पढ़े। बोहर पोस्टुलेट फर्स्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज शेल्स और ऑर्बिट्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, यानी उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूर्णन या चक्रण करता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2 पाई या उसका पूर्ण गुणज होगा। दूसरा, ड्यूरिंग रिवॉल्विंग इन दीज शेल्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन और एनर्जी। इन कक्षाओं में घूमते समय कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन नहीं करता। इन कक्षाओं को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, स्थायी कक्षाएं। तीसरा क्या था, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल मीन से एनर्जी ले लेता है तो वो हायर ऑर्बिट में पहुंचता है और 10⁻⁻8 सेकंड के बाद वापस वो नीचे आएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में, लेकिन एनर्जी डिफरेंस के इक्वल का एक फोटोन एनर्जी रिलीज करके। बात समझे, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, वो हायर ऑर्बिट में पहुंच गया E2 में, E1 से कहाँ पहुंच गया E2 में, तो आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड ये वापस नीचे आएगा। बाहर से एनर्जी ली थी इसने और E1 से E2 पहुंचा, जब वापस आएगा तो एक फोटोन निकालेगा hν एनर्जी का, जिसकी एनर्जी कितनी होगी E2 - E1। इसे बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो आज हम इसी से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा बनाएंगे। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने En का फॉर्मूला पढ़ रखा है। En का फॉर्मूला क्या होता है समझना, RCH अपॉन में n स्क्वायर, इनटू में z स्क्वायर भी होता है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। अब मान ले रहे
अगर हम यही चीज किसके लिए बना लें, एक स्टेट E1 और E2 के लिए, तो E1 का फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, E1 मान लो कोई सी भी तुमने स्टेट पकड़ ली, ये कोई सी स्टेट है मान लो, जरूरी नहीं है ये n = 1 से 2 जा रहे हो, समझना। हमने मान लिया 4 से 5 जा रहा हो, 7 से 8 जा रहा हो, 9 से 10 जा रहा हो, तो मैंने इसको मान लिया N1 स्टेट और इसको मान लिया N2 स्टेट। तो अगर मैं E1 का फॉर्मूला बनाऊं फॉर E1, तो E1 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, E1 = -RCH माइनस होता है बेटा, -RCH अपॉन में N1²। फॉर E2 बताओ कितना हो गया, यहीं से E2 = -RCH अपॉन में N2²। सबसे इजी मेथड है ये करने का। ये क्वेश्चन नंबर 2। अभी फ्रीक्वेंसी कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन हायर और एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एक फोटोन रिलीज करेगा hν एनर्जी का। तो बाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन, क्या चीज, फ्रीक्वेंसी कंडीशन, तो E2 - E1 = क्या होगा, इक्वल टू में hν होगा कि नहीं होगा। तो E2 की वैल्यू कितनी है चेक करिए, -N2² माइनस RCH N1²। बोलो है ना, नहीं समझ आया, पक्का। तो यहाँ hν की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ν = c/λ। तो ये हो गई c/λ। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से RCH कॉमन कर लूँ, RCH देखिए सभी लोग, RCH कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1/N1², यहाँ हो गया 1/N2, ये माइनस वाला बाद में लिख दिया। और इधर क्या hc/λ, SC से SC कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास बचा 1/λ = R टाइम्स 1/N1² माइनस 1/N2²। बोलो है ना। अब एक बात सोचिएगा, ये कुछ भी एनर्जी लेवल हो सकते हैं। मान लो ये 1 है तो ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 2 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, कहीं से भी हम इस पे एनर्जी हम कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को जंप करा सकते हैं, क्योंकि जाता सिंगल ट्रांजिशन में लेकिन आता मल्टीपल में, कहीं से भी आ सकता है। अगर मान लो यहाँ से हमें सीरीज मिलेगी, क्या मिलेगी, किस तरीके से, कितनी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को जंप, मान लो पहला को हम फिक्स कर ले रहे हैं 1, क्या फिक्स कर ले रहे हैं, तो 1 में कहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन को ला सकते हो। 1 के लिए हायर कौन है, 1 के लिए हायर एनर्जी लेवल कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 1 पे 2 से आ सकता है, n = 3 से आ सकता है, n = 4 से आ सकता है, n = 5 से। यानी कि अगर हम मान लें n1 की वैल्यू हम क्या मान ले रहे हैं, n1 की वैल्यू हम 1 मान ले रहे हैं, और n2 की वैल्यू क्या मान ले रहे हैं, 2 मान लें, 3 मान लें, लेट कर लें 4, 5 एंड सो ऑन, है ना, जिसको मैंने क्या लेट कर लिया, n। तो इस टाइप की जो हमें सीरीज मिलेगी उसे हम बोलेंगे कौन सी सीरीज, उसे हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज क्या है समझना, देखो इसको फील, लाइमन सीरीज तो तुमने ऐसे तो बना लिया कि n = 1 पे गिरे, इसको फील करने के लिए अगर तुम इसका डायग्राम देखोगे तो तुम्हें और ज़्यादा फील आएगा। जैसे मान लो मैंने इसको बना लिया क्या, ये पहली ऑर्बिट है तो n = 1, पहले और दूसरे के बीच में गैप ज़्यादा होगा, याद रखना, n = 2, फिर गैप और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, n = 3। बोलो हाँ है ना, थोड़ा इसको और आगे बना लो, फिर n = 4 में और गैप कम हो जाएगा, फिर और n = 5, फिर और आ रहा है फ्रेम में n = 6, फिर ऐसे करते करते यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये n = इन्फिनिटी हो गया, बोलो है ना। तो n = इन्फिनिटी हो गया तो एनर्जी लिखते हैं। अच्छा n1 की एनर्जी कितनी होगी, याद नहीं सर, यहीं से बना लें, यहाँ n की वैल्यू 1 डालो तो RCH हो जाएगा। RCH की वैल्यू होती है -13.6 eV, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन 1²। यहाँ कितना हो जाएगा, -13.6/2। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना याद करने का दिमाग बुद्धि मत करना। -13.6/3² -13.6/4²। अब जरा लाइमन देखो, लाइमन में कहाँ पर आना है, टारगेट लेवल क्या है हमारा, 1। कहाँ से आ सकता है सर, 1 से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से 1 पे आ सकता है, 4 से 1 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, और ऊपर की। तो ये जो इस सीरीज बनी है इसको बोलेंगे कौन सी सीरीज,
लाइमन सीरीज। जब आएगा तो कुछ ना कुछ फोटोन निकालेगा, तो फोटोन जब इसके बीच निकालेगा तो अलग 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 एनर्जी का होगा, तो उसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी 1/λ लाइमन इज इक्वल टू, यहीं से बना रहा हूँ R 1/n1 की जगह 1 का स्क्वायर, n2 की जगह या तो 2 रखो या 3 रखो या 4, तो हम क्या रख दें n। अच्छा ये बताओ कि किस श्रेणी में या किस रीजन में दिखेगा, क्योंकि जब ये फोटोन लैम्डा गिरेगा तो लैम्डा एक वेवलेंथ है, वेवलेंथ का एक ऑर्डर होता है ना, तो कौन सी वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी है, तो ये किस वेवलेंथ, तो वेवलेंथ ऐसे याद रखो क्या, एक इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट बीच में विजिबल, है ना, समझना इंफ्रारेड के इधर रेड, अल्ट्रावायलेट के इधर वॉयलेट, तो बीच में विबग्योर बनेगा तो वो विजिबल हो गया। तो याद रखना हम इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, इधर किधर से, तो कहाँ आया, कहाँ पर आया, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में आया। कहाँ पर आया ये, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। अब समझना, इसी में मैं बार बार बता दे रहा हूँ, इतना बार बार हम लिखने की जरूरत नहीं, तुम बार बार नंबर 1 पे लाइमन, नंबर 2 पे क्या होती है, बामर हो सकती है। तो बामर के लिए क्या करेंगे, टारगेट वैल्यू क्या है हमारी, देखिए टारगेट वैल्यू क्या है हमारी 2 है, लाइमन में कहाँ पर लाएं 1 में, तो 1 में कहाँ से आ सकता है, 2 से 3 से 4 से हाइयर से। अब अगर मान लो बामर में लाना है तो कहाँ पर गिराना है मुझे, 2 में गिराना, तो 2 में कहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है और इन्फिनिटी। तो ये कौन सा सीरीज हो गई, बामर। बोलो समझ आया। अगर मैं मान लूँ बीच में एक और लाइन बना लूँ, यानी इक्वल टू क्या हुआ 7, तो यहाँ से भी एक गिर सकती है ना, हाँ बामर। तो इसी में कर दें, इसी में कर दें कि अलग से लिखें। अगर मुझे बामर बनानी होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बामर बनाना चाहूँ, बामर सीरीज, तो बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा, बामर सीरीज के लिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, n1 कितना होगा 2 होगा, n2 2 से बड़ा 3 4 5 6 एंड सो ऑन n मान ले, तो क्या बनेगा 1/λ बामर, लैम्डा बामर बनेगा R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 की जगह n स्क्वायर। किस रीजन में मिलेगा ये, अल्ट्रा वायलेट के बाद विजिबल रीजन, ये हमें दिखेगी, बाकी कोई भी सीरीज हमको, कोई भी सीरीज दिखेगी नहीं। हाँ अरे टफ है क्या। अब अच्छा बताओ अगला टारगेट क्या है हमारा, किस पे गिरानी है, हाँ n इक्वल टू 3 पर। तो जब 3 पे गिराओगे तो 3 से 4 से गिराओगे, 5 से 6 से 7 से इन्फिनिटी, तो ये कौन सी सीरीज बनी, पार्शन बना लोगे 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही है ना। और ये होगा क्या, कहाँ पर होगी, इंफ्रारेड में होगी। पार्शन सीरीज कहाँ होगी, पार्शन सीरीज, पार्शन सीरीज के लिए n1 कितना 3, n2 की वैल्यू 4 5 6 एंड सो ऑन, उसको मैंने n कह दिया, ठीक है। तो 1/λ पार्शन कितना होगा R 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, किस में मिलेगा, इंफ्रारेड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर कहानी है, इंफ्रारेड रीजन। अब ये पार्शन के बाद कौन सा टारगेट आएगा, 1 पे गिराएंगे तो लाइमन, 2 पे गिराएंगे तो, 3 पे गिराएंगे तो, 4 पे गिराएं सीधे, 4 पे गिराएं। 4 पे कहाँ से गिरा सकते हैं, 4 पे गिरा सकते हैं 5 से 6 से 7 से। अगर अगला टारगेट है हमारा n इक्वल टू 4, तो यहाँ हो जाएगा 5 6 7, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/λ R 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो उसको क्या बोलेंगे पता है, उसे पार्शन के बाद बोलेंगे ब्रैकेट, क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज। दिख रहा है, ब्रैकेट सीरीज, बोलो समझ में आया। तो ब्रैकेट सीरीज का बना लोगे ना 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अगर ब्रैकेट के बाद ये हो गई ब्रैकेट सीरीज, है ना। ब्रैकेट के बाद कहाँ गिराएं, 5 पर, तो 5 पर कहाँ से आएगा, 5 पे कहाँ से ला सकते हो, 5 पे लाना है तो 6 से ला सकते हो, 7 से, और तो इसे बोलते हैं फंड सीरीज। कौन सी, फंड सीरीज, पी फंड लिखते हैं लेकिन पढ़ते पी साइलेंट है ना। जैसे साइकोलॉजी में है ना, उस तरीके से इसमें भी पी साइलेंट है। जैसे तुम्हारे में पूरी पढ़ाई साइलेंट हो गई पूरे साल, है ना, वैसा ही पी फंड सीरीज। अच्छा पी फंड सीरीज का फॉर्मूला क्या बनेगा, टारगेट कौन सा है 5, तो 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, मतलब n मतलब 5 से बड़ा, 6 7 8, ठीक है। कहाँ मिलेगी, ये दोनों ही अब इंफ्रारेड ही मिलेगी, नहीं इंफ्रारेड बस इसी में चलती है, UVI में, ठीक है। अल्ट्रावायलेट में लाइमन
बामर दिखती है, सबसे पहले कौन सी सीरीज खोजी गई थी? बामर, क्योंकि वही दिखती है। तो हमने देखा जी 2 पे आ रही तो एक 1 वाली भी कोई होगी, तो 1 पे कौन गई? लाइमन। तो अल्ट्रावायलेट में लाइमन, विजिबल में बामर और बची हुई सारी इंफ्रारेड में। बोलो समझ में आया? तो ये डेरिवेशन आप करके आओगे, लॉन्ग में आता है बढ़िया तरीके से और अच्छा नंबर। इसके न्यूमेरिकल जो है मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। किसमें? एक न्यूमेरिकल मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 3 ट्रांजिशन मतलब 3 लेवल दिए जाते हैं। फर्स्ट से थर्ड का दिया जाएगा, फर्स्ट से सेकंड का दिया जाएगा। बोलेंगे सेकंड से थर्ड में कितना एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ एमिट होगा फोटोन का, है ना? फोटोन जो एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ कितना होगा, तो वो न्यूमेरिकल मैंने करा रखे हैं दूसरी सुदर्शन वाली सीरीज में, उनको कर लो, ठीक है। और ये ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अब इनको कंप्लीट कर ले। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मुझे नहीं लगती कि जरूरत। अगर आपको कोई डाउट आता है तो व्हाट्सअप या कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ लो, ठीक है, तो वो बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, इन सबको कर लीजिए, बाकी जितनी मेहनत आपकी होगी उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। और कल के पेपर के लिए और जिनके आगे पेपर हैं सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करना, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, जो क्वेश्चन अच्छे से आए उसको ट्राई करना, थोड़ा सा हड़बड़ाहट मत करना। हड़बड़ाहट करने में सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो के सारे क्वेश्चंस को, पहली बात तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, क्योंकि पढ़ोगे गलत तो करोगे गलत, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।